कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने में कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है गणना करने की, बदलने की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की। तो ये आपका फिजिक्स का सवाल है। तो क्या होगा सर इसका आंसर? मापन मुख्य रूप से किसकी प्रक्रिया है? आपका तुलना करने की। ठीक है, मापते हैं हम लोग, तुलना करके मापते हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि SI मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? 3, 4, 9 या 7। तो क्या होगा सर? आधारी मात्रक में कितने मात्रक हैं? आपका 7 SI मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है आपने? आपका याद रखिए क्या लिखा है कि त्वरण का SI मात्रक है मीटर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो त्वरण का SI मात्रक क्या होता है सर? आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि m पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, या फिर कभी कभी आपका इस तरह से लिखा होता है मीटर, ठीक है, पर मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आपका लिखा होता है। ठीक है सर, चलिए दोनों सेम है, तीनों आपका सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या लिखा है आपका? निम्न में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि किसको बोलते हैं सर? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे सदिश राशि बोलते हैं। तो आपका चाल, वेग, द्रव्यमान या दूरी, तो इनमें कौन आपका सदिश राशि है? तो क्या होगा? वेग आपका सदिश राशि है। क्या होगा? वेग। बाकी तीनों आपका अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या लिखा है कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं विस्थापन, गति, विराम या मंदन। तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं सर? आपका मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण। जब त्वरण यानी कि घटता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? मंदन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है सर, रिटार्डेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका भित्ति, झिल्ली, टोनोप्लास्ट या केंद्रक झिल्ली। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं सर? आपका जंतु कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं सर? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं सर? आपका कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली तो आपका है नहीं ऑप्शन, यहाँ केवल झिल्ली लिखा है, तो कोशिका झिल्ली होगा। क्या होगा सर? जंतु कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं सर? कोशिका झिल्ली कहते हैं सर, ये याद रखिएगा आप, कोशिका झिल्ली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या लिखा है? वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं अवगुणित जीव, द्विगुणित जीव, यूकेरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक जीव। यानी कि कौन से जीव जिसके केंद्रक में आपका केंद्रक झिल्ली होता ही नहीं है। ठीक है, ये कोशिका है ना सर, आपका ये जो केंद्रक है ना, इसको बीच में जो होता है केंद्रक, तो उसकी बाहर और ये जो झिल्ली होता है, ये झिल्ली होता ही नहीं है। तो कौन सा जीव है? कौन सा जीव को हम लोग बोलते हैं सर? प्रोकैरियोटिक जीव में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव की कोशिकाओं में आपका केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा है सर कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका या फिर सभी यूकेरियोटिक कोशिका। तो बड़ी राजधानी कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है सर? आपका पादप कोशिका में। कौन सी कोशिका में? पादप कोशिका में आपका बड़ी राजधानी होती है, और जंतु कोशिका में छोटी राजधानी होती है। जीन बने होते हैं DNA के खंडन से, माइटोकॉन्ड्रिया एवं राजधानी से, लाइसोसोम से, क्रोमेटिन धागों से। तो जीन जो है आपका किससे बने होते हैं सर? आपका DNA से बने होते हैं, DNA के खंडन से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते क्या लिखा है आपका कि कोशिका भित्ति होती है अर्ध पारगम में, पारगम में, चयनात्मक पारगम में, या फिर आपका इनमें से सभी। इन छूट गया सर आपका। क्या होगा सर? आपका कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्या होती है सर? आपका पारगम में होती है कि अर्ध पारगम में होती है? यहाँ पे देखिए सर, कोशिका भित्ति पूछा है, ना कि कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति जो है आपका पारगम में होती है, और कोशिका झिल्ली जो है वो आपका अर्ध पारगम में होती है। दोनों याद रखिएगा। ठीक है सर, तो क्या होगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि निम्न कोशिकांग में किसे आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग कहते हैं? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। तो किसे आपका
आत्मघाती थैली कहते हैं सर आपका लाइसोसोम को। किसको हम लोग? लाइसोसोम को, क्योंकि लाइसोसोम में बहुत ही खतरनाक एंजाइम भरा होता है, क्योंकि अगर वो फट जाता है तो पूरा कोशिका जो है क्या हो जाता है सर, वो मर जाता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है, कोशिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं कोशिका रस, मैट्रिक्स, केंद्रक द्रव या फिर स्ट्रोमा। तो केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं सर आपका? केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, उपास्थि कोशिका, वसा कोशिका। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है सर आपका? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग तकरीबन 1 मीटर तक हो सकता है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोशिका भित्ति बनी होती है एमाइलेज, लाइपेज, टेनिन या सेल्यूलोज। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सर? आपने पढ़ा होगा कि क्या होगा? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज एक बहुत ही एक रासायनिक पदार्थ है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है सर? कठोर होता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है ना, वो आपका किसकी बनी होती है सर? सेल्यूलोज की बनी होती है। और एक बात और याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति है ना, पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था? लीeuwenhoek, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे या स्लाइडेन ने? तो कोशिका का खोज किसने किया था सर आपका? रॉबर्ट हुक ने किया था। आपने पढ़ा होगा, तो बचपन में ही पढ़ा होगा, ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि जीवन जो है कौन सी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई से मिलकर बना हुआ है? ऊतक, अंग, कोशिका या रक्त? तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं सर आपका? कोशिका कहते हैं। कोशिका का परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। चलिए, पौधे की लंबाई किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है? ठीक है, यानी कि पौधे की जो लंबाई होती है वो कौन से ऊतक के द्वारा बढ़ती है? पार्श्वस्थ विभज्योतक या शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक या फिर मृदुतक? तो आपका क्या होगा सर? पौधे की जो लंबाई है वो कौन सी ऊतक के द्वारा बढ़ती है? आपका शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, यानी कि जो पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है जो ऊतक, ठीक है। और पार्श्वस्थ जो आपका पार्श्व में पाया जाता है और मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है आपका? किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? मृदुतक, दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक या दृढ़ ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन की बनी होती है सर आपका? दृढ़ ऊतक की। किसकी? दृढ़ ऊतक की, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यानी कि आपका मिट्टी से जल जो है आपका पत्तियों तक पहुंचाने वाली जो ऊतक है उसका क्या नाम है सर आपका? क्या होगा सर? जाइलम होगा। क्या होगा? जाइलम होगा। क्या होगा सर आपका? जो मिट्टी से आपका जल को लेकर के पत्तियों तक जो पहुंचाता है उसका क्या नाम क्या है? जाइलम। याद रखिएगा, इसको याद रखने का ट्रिक है आपका जो से जाइलम और जो से जन, यानी कि खनिज लवण और जल को आपका पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है कौन? जाइलम। और फ्लोएम यानी कि आपका पत्तियों में जो भोजन बनता है ना, भोजन या यूँ समझ लीजिए कि फल, तो फल को यानी कि भोजन को आपका पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम करता है आपका फ्लोएम। तो फोसे फ्लोएम, फोसे फल, यानी कि पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को आपको पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाता है आपका फ्लोएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? यानी कि मांसपेशी और अस्थि दोनों को जोड़ने का कौन काम करता है सर आपका? उपास्थि, लिगामेंट, एपिथीलियम या फिर टेंडन? तो मांसपेशी और अस्थियों को कौन जोड़ता है सर आपका? टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत होता है। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत क्या होता है सर? 55%, 45%, 90% या फिर आपका 10%? तो रक्त प्लाज्मा पूछा है सर। रक्त प्लाज्मा में जो जल है वो कितना प्रतिशत होता है? तो हम लोग को पता है 90% होता है, ठीक है। और प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है वो आपका कुल रक्त का 55% आपका प्लाज्मा होता है। और इस 55% में आपका ये जो प्लाज्मा का 90% भाग में आपका केवल जल होता है। बाकी 10% में आपका प्रोटीन, जो ग्लूकोज वगैरह जो अन्य तत्व होते हैं, जो महत्वपूर्ण तत्व,
वो होते हैं आपका रक्त में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? रक्त को थक्का करने में मदद करता है लाल रुधिर कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर तंत्रिका ऊतक। तो रक्त को जो है ना थक्का करने में कौन मदद करता है सर आपका? क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट होगा। क्या होगा सर? थ्रोम्बोसाइट, जिसको आपने नाम पढ़ा होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, उसी का नाम है सर। ठीक है, प्लेटलेट्स आपने पढ़ा होगा नाम। इसका दूसरा नाम भी आपने पढ़ा होगा सर रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, ये रक्त पट्टिकाणु बोले या थ्रोम्बोसाइट बोले या फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीनों आपका एक ही तत्व का नाम है जो आपका रक्त को थक्का करने में मदद करता है। जहाँ पे कहीं अगर आपका कट जाता है तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जो रुक जाता है ना, तो उसको थक्का करने में आपका मदद करता है कौन? प्लेटलेट्स। चलिए, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है मृदु ऊतक में, स्थूल कोण ऊतक में, आपका दृढ़ ऊतक में या फिर कॉर्क कोशिकाओं में। तो सुबेरिन नामक पदार्थ जो है किसमें जमा रहता है सर आपका? कॉर्क कोशिकाओं में। कॉर्क कोशिका क्या होता है सर? जो छाल होता है ना, छाल जो पौधे की सबसे बाहरी जो छाल होता है उसको हम लोग कॉर्क कोशिका बोलते हैं, उसमें आपका सुबेरिन होता है। ठीक है सर, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। संवेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है पौधे पेशी ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से, एपिथेलियम ऊतक से या फिर आपका क्या होगा सर? संयोजी ऊतक से। तो संवेदना का संचालन आपका कौन सा ऊतक करता है सर? संवेदना यानी कि एक भाग से आपका जो संवेदना है उसको दूसरे भाग तक कौन पहुंचाता है सर आपका इनमें से? तो आपने पढ़ा होगा कि तंत्रिका ऊतक, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में जो तंत्रिका ऊतक होता है, ठीक है, नर्व टिश्यू, यही आपका उसको संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। तो तंत्रिका ऊतक जो है आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। क्या लिखा है कि अस्थि है एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो अस्थि क्या है सर आपका? एपिथेलियम ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है या फिर आपका तंत्रिका ऊतक है। तो अस्थि क्या होगा सर आपका? संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक किसको बोलते हैं? जो दो ऊतकों या फिर दो अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। तो आपका अस्थि जो है आपका क्या है? संयोजी ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि पक्षमाभी एपिथेलियम पाए जाते हैं ट्रेकिया में, त्वचा में, यकृत में या फिर प्लीहा में। तो पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक किस में पाए जाते हैं सर आपका? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा सर। किस में पाए जाते हैं? ट्रेकिया में। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सल्काव ऊतक, एरियोलर ऊतक। ठीक है सर, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं सर आपका? तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अरेखित पेशी है अनैच्छिक, ऐच्छिक या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अरेखित पेशी किसको बोलते हैं सर? जिसको हम लोग अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अरेखित पेशी को हम लोग अनैच्छिक पेशी बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा? हृदय की धड़कन को, ये भी आपका अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है। वैसे हृदय पेशी अलग ही पेशी है। ठीक है, तो आपका अरेखित पेशी क्या हो जाएगा आपका? जिसको हम लोग अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे खाने के बाद जो ग्रास नली से जो भोजन जाती है, तो ग्रास नली में जो गति होता है उस गति को हम लोग रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। तो ये आपका अनैच्छिक पेशी का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? किस वाष्प के सीधे ठोस में किस वाष्प को होगा सर? किसी वाष्प के सीधे ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि वाष्प आपका सीधे ठोस में परिवर्तित हो गया, वाष्प से द्रव भी नहीं बना, सीधे क्या बन गया सर? ठोस बन गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पन, उबलना, संघनन या फिर आपका ऊर्ध्वपातन। तो क्या होगा? ऊर्ध्वपातन ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऊर्ध्वपातन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जनरली क्या होता है कि वाष्प जो है आपका पहले द्रव में परिवर्तित होता है, फिर आपका ठोस में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाष्प आपका ठोस में सीधे परिवर्तित जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। इस घटना को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। तो आपका कौन ऊर्ध्वपातित होता है? जैसे कपूर को गर्म कीजिएगा तो कपूर तो ठोस होता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। वो पानी यानी कि द्रव में नहीं आएगा, द्रव के रूप में नहीं आएगा सर। ठीक है, वो सीधे ठोस के रूप में। और उसी ठोस को फिर से गर्म कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा तो आपका फिर से कपूर मिलेगा आपको। ठीक है, कपूर के टुकड़े मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि वायु का दाब घटने से क्वथनांक जो है आपका घटता है और वायु का दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वायु का दाब बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है?
वायु का दाब घटने से क्वथनांक क्या होता है सर, घटता है। इसलिए बोलते हैं ना कि यहाँ ये कोई अगर आदमी अगर स्थल में है और कोई पहाड़ के ऊपर है, दोनों अगर एक समय में अगर भोजन पकाना स्टार्ट करता है कोई किसी खाने को, तो जो पहाड़ पर बैठा आदमी है ना सर, उसका खाना जल्दी पक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वायु का दाब क्या होता है सर, कम होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वायु का दाब घटेगा वैसे वैसे क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है वाष्पन, विसरण, संघनन या फिर आपका द्रवन। तो क्या होगा सर, वो जिसमें इत्र की गंध आपका वायु के चारों ओर फैल जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण की प्रक्रिया से आपका जो आपका गंध है वो आपका चारों ओर कमरे के चारों ओर फैल जाती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये वाष्पन से हमें क्या उत्पन्न होती है सर, ठंडक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर, देखिए क्या लिखा है, वाष्प की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है ठंडक। ये तो क्वेश्चन हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या फिर जमना। तो गैस का द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं सर, हम लोग कोई गैस है उसका द्रव में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, संघनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन तत्व है, पीतल, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक या फिर सिलिका। तो कौन आपका तत्व है सर, आपका आर्सेनिक है। यहाँ सिलिका बोला है सर, सिलिकॉन नहीं बोला है। ठीक है, कौन तत्व है, तो आपका आर्सेनिक तत्व हो जाएगा। सॉरी आजान हो रही है, थोड़ा रुक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है सर, खड़िया है मिश्रण, तत्व, यौगिक या उपधातु। खड़िया यानी कि चौक जिसको हम लोग बोलते हैं सर। चौक क्या है सर, आपका चौक है आपका यौगिक है। ठीक है, चौक क्या है सर, यौगिक है, यौगिक जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है सर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, चौक क्या है सर, आपका यौगिक है। संगमरमर का भी सूत्र वही होता है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित मिश्रण में कौन विलयन है, मिट्टी, गंदे जल, वायु या नमक और जल का घोल। तो आपको विलयन पहले समझ लीजिए सर। विलयन क्या होता है, यानी कि वैसा मिश्रण जो आपका समांग रूप से होता है। ठीक है, समांग मिश्रण को हम लोग विलयन बोलते हैं। ठीक है सर, तो देखिए मिट्टी तो आपका समांग मिश्रण होता ही नहीं है, तो गंदे जल भी नहीं होते हैं, वायु भी नहीं होती है, क्योंकि वायु कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं पे आपका एक जैसा वायु हर जगह नहीं होता है सर। कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा, कहीं आपका हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, कहीं हीलियम ज़्यादा होता है। जैसे ऊपर सब वायुमंडल के सबसे ऊपर है, इसमें आपका हीलियम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होगा सर, आपका नमक और जल का घोल, नमक और जल को मिलाइएगा ना तो हर जगह आपका नमकीन जितना नमक डालेगा पूरा विलयन में आपका एक समान रूप से वो घुल जाएगा सर। ठीक है, चाहे नीचे वाले यानी कि गिलास के नीचे वाले जल को पीजिए या ऊपर वाला जल का, आपको सेम अगर नमकीन लगेगा। ठीक है सर, तो क्या होगा, नमक और जल का विलयन आपका समांग विलयन का उदाहरण है। ठीक है, नमक और जल का मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कौन धातु है, सल्फर, ग्रेफाइट, आयरन या फिर आर्गन। तो देखिए सल्फर तो अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है, आर्गन तो आपका ये तो अधातु ही है, लेकिन ये उत्कृष्ट गैस है। तो क्या होगा सर, आयरन यानी कि लोहा। लोहा आपका क्या है सर, धातु है। लोहा क्या है, धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, बारूद क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बारूद आपका क्या है सर, मिश्रण है। बारूद क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है सर। बारूद क्या है, मिश्रण है। आप बारूद का जो अवयव आपने पढ़ा होगा कि गंधक, सोडा और चारकोल। ठीक है, तो ये क्या है सर, आपका बारूद क्या है, मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का अणुसूत्र है CuSO4, COSO4, CaSO4 या फिर CaSO3। तो कैल्शियम सल्फेट का आपका फॉर्मूला क्या होता है सर, CaSO4 होता है। CaSO4, Ca कैल्शियम, सल्फेट का SO4। ठीक है सर, CaSO4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का अणुसूत्र होता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को भी उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। एल्यूमिनियम आपका Al, ठीक है, और क्लोराइड का होता है Cl। ठीक है, एल्यूमिनियम का संयोजकता होता है 3 और क्लोरीन का होता है 1। अगर इसको गुना कीजिएगा तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला आएगा, AlCl3। ठीक है, तो AlCl3 कहाँ है सर आपका, देखिए तो सॉरी AlCl3 कहाँ है सर आपका, देखिए ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, H2O, सॉरी यहाँ 2 नीचे होगा। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है, 44 AMU, 22 AMU, 18 AMU या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 9 AMU। तो H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है सर, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान दोनों को हम लोग जोड़ देंगे सर। हाइड्रोजन यहाँ देखिए H2O होता है ना सर, H2O हाइड्रोजन आपका, हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है
तो 1 गुने 2 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है सर 16। तो ऑक्सीजन तो एक ही तो है, तो यहाँ 1 गुने 2 करने पर 2 और 16 और 2 कितना हो गया 18। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया सर 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा सर कि मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट तो बोल ही दिए। देखिए MgSO4 का रासायनिक नाम क्या होता है सर, इसका नाम आपको पढ़ना है। इसको कैसे पढ़िएगा सर, आपका इसमें क्या लिखा है, कौन तो इसका नाम है, तो क्या होगा सर Mg से मैग्नीशियम और SO4 से सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि हाइड्रोजन का संकेत है He, उसके बाद HI या फिर HOG। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है सर H होता है और हीलियम का होता है He। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा सर कि फॉस्फोरस का परमाणु संख्या क्या होता है, 5, 10, 15 या फिर 20। तो फॉस्फोरस का परमाणु संख्या क्या होता है सर आपका 15 होता है, P15। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सोडियम का संकेत है सोडियम SO, Na या फिर SD। तो सोडियम का संकेत क्या होता है सर आपका Na होता है। ठीक है। उसका नाम से उसका संकेत नहीं है, उसका लैटिन नाम से उसका संकेत है। उसका लैटिन नाम है नेट्रियम, ऐसा कोई नाम है, सॉरी नेट्रियम नाम है उसका। ठीक है। तो नेट्रियम से आपका Na लिया गया है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम का संयोजकता है 1, 2, 3 या फिर 4। तो कैल्शियम का संयोजकता कितना है सर आपका, देखिए 2। कितना होता है 2। निकालने का तरीका देख लीजिए, जैसे कि देखिए क्या होगा सर, कैल्शियम का संयोजकता कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कंप्लीट हो चुका है सर। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फ्रेंड के साथ। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।